ओके। सो बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। आज एक स्पेशल वीडियो है ये। इसमें लिटरेचर आर्ट्स के द्वारा जो प्रोवाइडेड लिटरेरी टर्म्स हैं वो सबके सब हम करने वाले हैं। सो लिटरेचर में लिटरेरी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपको पता ही होगा। बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो लिटरेचर के लोगों को ही पता होता है, जार्गन टाइप होते हैं ये। उनमें से पहला क्या है? अब देखिए, ए से है ना। पहला है एक्रोस्टिक्स। एक्रोस्टिक क्या होता है? देखिए लिखा हुआ है, एन एक्रोस्टिक इज अ पीस ऑफ राइटिंग इन विच अ पर्टिकुलर सेट ऑफ लेटर्स, typically the first letter of each line, word or paragraph, spells out a word or phrase with special significance to the text. They are most commonly written as a form of poetry, but they can also be found in prose or used as word puzzles. For example, इमेजिन कीजिए कि मैं एक पोएम लिख रहा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, है ना। एंड आई वॉन्ट कि उसे ना और केयरिंग फील हो। सो वट विल आई डू? मैं पहला लाइन स्टार्ट करूँगा उसके नाम के पहले लेटर से, मैं दूसरा लाइन स्टार्ट करूँगा उसके नाम के दूसरे लेटर से, मैं तीसरा लाइन स्टार्ट करूँगा उसके नाम के तीसरे लेटर से, और इस तरह फोर्थ लेटर, फिफ्थ लेटर, सिक्स लेटर, है ना। मे बी मैं उसको उसके नीचे सरनेम का भी ऐसे पैटर्न बनाना चाहूँगा। तो जब वो पढ़ेगी तो पोएम का जो मीनिंग है ना, वो तो उसको अच्छा लगेगा ही। बट इवन पोएम का जो फॉर्म है, ये एक्रोस्टिक फॉर्म का पार्ट है ना, जिसका फॉर्म है, क्योंकि वो नोटिस करेगी कि उसका नाम स्पेल आउट हो रहा है इस पोएम को पढ़ते हुए, उसे ही एक्रोस्टिक कहते हैं। अब ये आगे भी हो सकता है ना। फर्स्ट लेटर भी हो सकता है, लास्ट लेटर भी हो सकता है ना। हो सकता है कि पहला जो हमारा सेंटेंस है उसका हर एक लेटर उससे स्टार्ट है। फॉर एग्जांपल इमेजिन कीजिए कि मुझे पॉलिटिक्स के ऊपर एक पोएम लिखना है, तो आई विल स्टार्ट, मतलब मैं अगर उसमें मैं एक्रोस्टिक्स डाल रहा हूँ तो व्हाट आई विल डू इज़, पहला जो लेटर है वो पी से स्टार्ट होगा, दूसरा वाला जो लेटर है वो ओ से, और ऐसे ही पॉलिटिक्स जो है स्पेल आउट हो जाएगा। तो इस तरह के पैटर्न वाली चीज़ों को जो जो पोएम में या प्रोज वर्क के अंदर या किसी नॉवल के अंदर जब हम ऐसे एक स्पेशल सिग्निफिकेंस टू द टेक्स्ट है ना, जिस टेक्स्ट के बारे में हम लिख रहे हैं उससे रिलेटेड अगर हमें कोई पैटर्न दिख जाए तो वो हम एक्रोस्टिक कहते हैं, है ना। चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट है एलेगोरी। क्या होता है एलेगोरी? एन एलेगोरी इज़ अ वर्क, सो अ पीस ऑफ वर्क दैट कन्वेज अ हिडन मीनिंग, है ना। इसमें एक हिडन मीनिंग होता है ना। ये बहुत इसमें पैराबल या डिडैक्टिक कोई मीनिंग होता है ना, इंफॉर्मेटिव आपको मीनिंग मिलता है ना। इट्स अ हिडन मीनिंग, यूजुअली मॉरल होता है या फिर स्पिरिचुअल, पॉलिटिकल, है ना। कोई आपको कुछ हिडन एजेंडा दिख जाएगा उसके अंदर, है ना, मीनिंग दिख जाएगा, जो कि यूजुअली एक ट्रुथ होता है। थ्रू द यूज़ ऑफ सिम्बॉलिक कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स। तो नोटिस कीजिए, ये ऐसे देखिए, लिटरल तो है नहीं कि आपको ऐसे दिख जाएगा, है ना। इट्स इम्प्लाइड है। सो सिम्बॉलिक कैरेक्टर्स के थ्रू आपको दिखाया जाएगा। अब फॉर एग्जांपल, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है टॉर्टोइज इन द हेयर। आपने ये जो टॉर्टोइज इन द हेयर का किस्सा है ये सुना ही होगा, है ना, कि जो स्लो एंड स्टडी विंस रेस है ना, ये सिम्बलाइज करता है। दो स्टोरी है टॉर्टोइज और हेयर का, लेकिन अगर आप डीप वे में सोचे तो रियल मीनिंग, मोरल ऑफ द स्टोरी इज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस कंपेयर टू एक पर्सन जो लेजी है बट बहुत ही से गिफ्टेड है ना। इज अ वेल नोन एलेगरी विद अ मॉरल दैट अ स्लो एंड स्टडी अप्रोच सिम्बलाइज्ड बाय द टॉर्टोइज। तो जो टॉर्टोइज है वो सिम्बलाइज कर रहा था क्या? स्लो एंड स्टडी अप्रोच इज बेटर देन हेस्टी एंड ओवर कॉन्फिडेंट अप्रोच सिम्बलाइज्ड बाय द हेयर, है ना। तो एलेगरी क्या होता है? जो एक ऐसा पीस ऑफ वर्क जिसके अंदर एक हिडन मीनिंग है, सिम्बलिज्म के थ्रू लाइक हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका एलिट्रेशन। ये आपका एक फिगर ऑफ स्पीच है। ऑब्वियसली बात है, फिगरेटिव लैंग्वेज होता है, लिटरल लैंग्वेज होता है, तो ये फिगरेटिव लैंग्वेज है ना, इसको आपको लिटरली नहीं लेना होता। सो एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच। इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग ना साउंड्स जो है वो रिपीट करते हैं, इन विच द सेम साउंड रिपीट्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर, in which the same sound repeats in a group of words, such as B sound in Bob brought the box of bricks to the basement. नोटिस कीजिए, जो बी रिपीट हुआ है ना। अब जो हमारी पुरानी पोइट्रीज होती थी, जो हमारे पुराने, बहुत पुराने है ना, हमारी नहीं बट इन अ वे इंग्लिश लिटरेचर में जो बहुत पुरानी होती थी, वो उसमें एलिट्रेशन काफ़ी देखने को मिलता था, है ना। सो वो ऐसे ही सेंटेंस ज़्यादातर उनके पोएम्स में या उनके वर्क्स के अंदर देखने को मिलते थे हमें। So the repeating sound must occur either in the first letter of each word or in the stressed syllable of those words. देखिए, आगे आके हम लोग एसोनेंस के बारे में पढ़ेंगे, हम कॉन्सोनेंस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत वेज में एलिट्रेशन से वो डिफरेंट कैसे हैं। एलिट्रेशन जो है ये देखिए, आप लिखा है रिपीटिंग, ये जो रिपीटिंग साउंड है बी वाला, ब वाला, इट मस्ट अकर आइदर इन द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, या तो ये पहले लेटर में होना चाहिए, है ना।
या फिर स्ट्रेस लेवल में होना चाहिए, अनस्ट्रेस्ड में नहीं। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका अलूजन। ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही काम का भी है। अलूजन क्या होता है? जब आप किसी पर्टिकुलर वर्क के बारे में, वर्क से कोई एक रेफरेंस लेना चाहते हैं विदाउट इवन एक्सप्लेनिंग कि वो क्या है ना। आप एक टर्म, किसी फेमस चीज़ से एक टर्म उठा लेते हैं, उसको अपने पोएम या अपने प्रोज में यूज़ करते हैं और आप एक्सप्लेन नहीं करते इस पर्टिकुलर टर्म को, है ना। ये इम्प्लाइड होता है कि ये टर्म हम लोग ऑलरेडी जानते होंगे। इन लिटरेचर एन allusion इज एन अनएक्सप्लेन्ड रेफरेंस, ठीक है ना। अनएक्सप्लेन्ड रेफरेंस है टू समवन और समथिंग आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट। Writers commonly allude to other literary works, famous individuals, historical events, or philosophical ideas, and they do so in order to layer associations and meanings from these sources onto their own work. Allusions can also occur in media other than literature, such as visual arts, film, or even casual conversation. अब देखिए इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ए टू ब्रूटस। आप में से जिन लोगों ने शेक्सपियर का जूलियस सीजर पढ़ा है उनको पता है कि ब्रूटस ने स्टैप किया था जूलियस सीजर को, तो उसने क्या कहा, तुम भी ब्रूटस, सो यू टू ब्रूटस, एंड देन यू हैव मेड एन इल्यूजन टू अ फेमस लाइन ऑफ द शेक्सपियर्स जूलियस सीजर। इमेजिन कीजिए कि आपको आपके दोस्त ने ना चाइल्डिश वे में, है ना, उसने आपको दगा दिया, है ना, मे बी उसने आपकी बात टीचर को बोल दी, तो आप पीछे मुड़ कर उसको बोल सकते हैं कि यू नो ई टू ब्रूटस, है ना। ये बहुत वेज में कल्यूजन होगा बिकॉज आपने एक्सप्लेन नहीं किया कि ये वर्ड्स कहाँ से आए हैं। ये इम्प्लाइड है कि सब लोगों ने शेक्सपियर पढ़ा ही होगा, है ना, तो सब लोग सिग्निफिकेंस समझ पाएंगे कि हाँ बिट्रेल की बात चल रही है, बट आपने एक्सप्लेन नहीं किया, सो अनएक्सप्लेन रेफरेंस को हम कहते हैं इल्यूजन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म क्या होता है? एनाक्रोनिज्म इज अ पर्सन और थिंग प्लेस्ड इन द रॉन्ग टाइम पीरियड, है ना। जो हम कहते नहीं कि यार ये बंदा अपने टाइम से बहुत आगे था, या फिर या ऐसी चीज़ है ना कि कोई पर्टिकुलर चीज़ अगर उस टाइम पीरियड में बिलोंग ही नहीं करती है ना, तो उसे हम एनाक्रोनिज्म में डालते हैं। देखिए क्रोनो जो है, क्रोनो का मतलब भी होता है टाइम, है ना। सो एनाक्रोनिज्म इज a person not belonging to a particular time period. For instance, if a novel set in medieval England featured a trip to movie theater, that would be an anachronism. क्यों? क्योंकि तो उस टाइम पे तो था ही नहीं, है ना। Although the device can be used for many different purposes, authors often use anachronisms to make it easier for audiences to relate to other historical periods or to add an element of humor and surprise to a story, है ना। इसका एक और अच्छा एग्जांपल है कि इमेजिन कीजिए कि मुझे आपको एक्सप्लेन करना है कि तब के मतलब मुझे एक छोटे बच्चे को ना एक कहानी सुनानी है राजा रानी की, बहुत पुरानी वाली, तो मैं उसमें भी जो है फ़ोन टेलीफोन वगैरह जो है वो एक तरह से उस स्टोरी में ला सकता हूँ, है ना, ताकि ये जो बच्चा है ये बेटर समझे उस स्टोरी को, है ना। इसके लिए फ़ोन कॉमन है बट तब के टाइम के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मैं स्टोरी में ला रहा हूँ, क्यों? ताकि ये बेटर समझ पाए। ओके, नेक्स्ट इज एंडीप्लॉसिस। क्या होता है? ये एक फिगर ऑफ स्पीच है इन विच अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स लोकेटेड एट द एंड, नोटिस कीजिए, लोकेटेड एट द एंड ऑफ वन क्लॉज और सेंटेंस इज रिपीटेड एट और नियर द बिगिनिंग ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज और सेंटेंस। तो एक सेंटेंस का जो लास्ट है वो नेक्स्ट सेंटेंस का बिगिनिंग है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, हेनरी जेम्स का एक एग्जाम्पल है, आवर डाउट इज़ आवर पैशन, पैशन से एंड हो, आवर डाउट इज़ आवर पैशन एंड आवर पैशन इज़ आवर टास्क। तो ख़त्म हुआ पैशन से और शुरू हुआ पैशन से, तो इसको हम बोलते हैं एंडीप्लॉसिस। एक और चीज़ जो आप नोटिस करना चाहेंगे वो ये है कि देखिए लिखा हुआ है in which a word or group of words located at the end of one clause or sentence is repeated at or near the beginning। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर ख़त्म हुआ है पैशन से तो नेक्स्ट वर्ड पैशन ही होगा, हो सकता है इसके थोड़ा सा बाद आए, है ना, बिगिनिंग में ही हो, थोड़ा सा बाद आए। सो आवर डाउट इज़ आवर पैशन एंड आवर पैशन इज़ आवर टास्क। ये है आपका एंडीप्लॉसिस। नेक्स्ट है एनालॉजी। एनालॉजी है जब आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कोई चीज़, है ना, और वो बात नहीं समझ रहा, तो आप एक डिफरेंट एग्जांपल लेके आके उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं। एन एनालॉजी इज अ कंपैरिजन दैट एम्स टू एक्सप्लेन अ थिंग और आइडिया बाय लाइकनिंग इट टू समथिंग एल्स, ठीक है। एक्सप्लेन करने का एक तरीका है जिससे मैं कोई और चीज़ ला रहा हूँ और फिर मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर चीज़ से, है ना। aims to explain a thing or idea by likening it to something else. For example, a career coach might say
Being the successful boss or CEO of a company is like being an orchestra conductor. Notice कीजिए, just as the conductor needs to stand up front where everyone, even the musicians in the back room, can see him. A good CEO needs to make sure he or she is visible and available to all of the company's employees. The career coach is not saying that CEOs are exactly like the orchestra conductors in every way. Rather, comparing CEOs to conductors through analogy allows the coach to articulate the important leadership quality in a memorable way. तो बहुत वेज में जब हम कोई क्या कहते हैं इसे, सॉरी, कोई एनर्जी लेते हैं तो ये हम ऐसा नहीं बोल रहे होते कि दिस थिंग इज़ लाइक द अदर थिंग, है ना। हम बस उसका एक एस्पेक्ट जो है वो मैच कर रहे होते ताकि पहला ये बहुत ही क्या कहते हैं मेमोरेबल वे हो, है ना, चीज़ें याद करने का, चीज़ें माइंड में स्टिक रहने का, और दूसरा कि कंपैरिजन भी हो जाए, सामने वाला पर्सन समझ भी जाए। चलिए नेक्स्ट आपका एनापिस्ट। देखिए बहुत वेज में जो स्ट्रेस सिलेबल है, अनस्ट्रेस सिलेबल है, हम उस टेरिटरी में आ चुके हैं। एंड एनापिस्ट इज़ अ 3 syllable मेट्रिकल पैटर्न। तो इसमें 3 सिलेबल होते हैं। यूजुअली जब आप फॉर एग्जांपल ईएम की बात कर रहे होते हैं, इयाम्बिक पेंटामेट्रिक की बात कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर 2 सिलेबल होता है। एक पहला अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस्ड, है ना। स्पॉन्डी में पहला स्ट्रेस, दूसरा अनस्ट्रेस्ड, है ना। तो यूजुअली हम लोग 2 सिलेबल वाली ही चीज़ें देखते हैं, बट ऐसा नहीं कि 2 ही वाले होते हैं, 3 वाले भी होते हैं। सो 30 ये है एनापिस्ट, है ना। 3 syllable metrical pattern in poetry in which two unstressed syllable are followed by a stress। तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, अनस्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, ठीक है। द वर्ड, और इसका एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है अंडरस्टैंड, है ना। अंडरस्टैंड, क्योंकि अंडरस्टैंड इज एन एनापिस्ट। कैसे, अन ये अनस्ट्रेस्ड है, डर ये भी अनस्ट्रेस्ड है, और फिर स्टैंड ये स्ट्रेस्ड है। तो इस तरह से ये एक एनापिस्ट है। एनापिस्ट मतलब जिसमें 3 सिलेबल हो, पहले दोनों अनस्ट्रेस्ड हो, फिर एक स्ट्रेस्ड हो। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इज एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वर्ड्स रिपीट एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉजेस, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। तो क्या होगा, एक सेंटेंस जिससे शुरू हुआ है, नेक्स्ट भी उससे स्टार्ट होगा, नेक्स्ट भी उसी वर्ड से स्टार्ट होगा, वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड से स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल देखिए, मार्टिन लूथर किंग का बहुत ही फेमस ये है स्पीच है, आई हैव अ ड्रीम। यूट्यूब पे आपको अवेलेबल है, आप ये देख सकते हैं। तो वो कहते हैं, सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर। ये पहला सेंटेंस नोटिस कीजिए, लेट फ्रीडम रिंग, अगेन दोबारा आया है, फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग एलिगेंसीज ऑफ पेंसिल्वेनिया। सो नोटिस कीजिए, हर एक जो लाइन है वो स्टार्ट हो रहा है लेट फ्रीडम रिंग से। तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ये रिपीट हो रहा है बार बार, है ना, एंड हेंस इसे कहते हैं एनाफोरा। तो ये एक और फिगर ऑफ स्पीच आपके सामने है। नेक्स्ट है आपका एंटेगोनिस्ट। क्या होता है ये होता है प्रोटैगनिस्ट का उल्टा, है ना। जो हीरो है वो है प्रोटैगनिस्ट, जो विलन है वो है एंटेगनिस्ट। वेट, okay, so antagonist. An antagonist is usually a character who opposes the protagonist, जो main character है, of a story. But the antagonist can also be a group of characters, institution or force against which the protagonist must contend। तो ज़रूरी नहीं है कि ये कोई person ही हो सकता है ये कोई institution हो, characters है, group of more than one antagonist हो, है ना। A simple example of the antagonist is Queen in Snow White। तो आपको पता है Snow White के अंदर Queen जो है वो मेन विलन होती है। एंड 7 ड्वार्फ्स, ये पूरी स्टोरी का नाम है ना, स्नो वाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स, हु अपोजेस एंड वांट्स टू डिस्ट्रॉय स्नो वाइट। तो इसमें जो स्नो वाइट है वो है हमारा प्रोटैगनिस्ट, और वहीं पे जो क्वीन है वो है हमारी एंटेगनिस्ट। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका एंटेना क्लासेस। क्या होता है ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, इन विच अ वर्ड और फ्रेज इज रिपीटेड within a sentence but the word or phrase means something different each time it appears। मतलब हर बार एक सेंटेंस के अंदर ही होगा, बट हर बार जब वो वर्ड आएगा तो उसका मतलब जो है वो एक डिफरेंट होगा, कुछ डिफरेंट मीनिंग होगा ना। इट मीन समथिंग डिफरेंट ईच टाइम इट अपीयर्स। जब भी वो आएगा
वो एक डिफरेंट मीनिंग के साथ आएगा. A famous example of antenna-classes is Benjamin Franklin's statement that we must all hang together or assuredly we shall all hang separately. देखिए यहाँ पे दो हैंग की बात की जा रही है. एक है हैंग आउट वाला, है ना, कि वो आई वॉन्ट टू हैंग आउट विद यू, है ना, विल गेट टुगेदर, जिसे हम कहते हैं कि हम जो है एक जगह आएंगे, हम वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करेंगे. और दूसरा हैंग जो है इट इज़ टू डाई, इट इज़ टू फांसी लगा लेना, है ना, वो वाला. So in this example, the first time hang appears, it means stay or stand, है ना, कि हम लोग जो साथ रहेंगे. While the second time it refers to being hanged, कि हम मर जाएंगे, ना, फांसी लगाना. So we must all hang together, कि हम लोगों को साथ रहना चाहिए. और assuredly we shall all hang separately, या फिर अलग अलग फांसी लगाना. चलिए नेक्स्ट है आपका एंथ्रोपोमॉर्फिज्म. अब ये बहुत वेज में जो है रिलेशन रखता है उससे, क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन से, है ना. द एंथ्रोपोमॉर्फिज्म इज द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स. हमारा जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, इमोशंस है, बिहेवियर्स है, ये किसको मिल रहा है? ये मिल रहा है एनिमल्स को और अदर नॉन ह्यूमन थिंग्स, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट भी आता है, प्लांट भी आता है, सुपरनेचुरल बीइंग्स भी आते हैं. Some famous examples of anthropomorphism include विनी द पूह. ठीक है ना, आपने विनी द पूह देखा होगा या फिर आपने ये लायन किंग देखा होगा. उसके अंदर आप नोटिस करते हैं कि जो कैरेक्टर्स हैं लायन द किंग में या है ना सिम्बा वगैरह, ये क्या है, ये लोग बोल सकते हैं, ये लोग जो ह्यूमन इमोशंस डिस्प्ले करते हैं, है ना, ये लोग इमोशंस दिखा पाते हैं. अब ये यूजुअली नेचुरल वर्ल्ड में नहीं होता, लेकिन बिकॉज एटलीस्ट फिक्शनल वर्ल्ड, एक पीस ऑफ आर्ट में, एक फिक्शनल वर्ल्ड में ये पॉसिबल है, ये दिखाया जा रहा है. सो उसे हम कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, बिकॉज ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे एक एंटिटी को दिया जा रहा है जो कि ह्यूमन नहीं है. चलिए नेक्स्ट इज एंटी मेटाबोल. क्या होता है एंटी मेटाबोल? एंटी मेटाबोल इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ फ्रेज इज रिपीटेड. इसके अंदर एक फ्रेज को रिपीट किया जाता है, बट विच द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स रिवर्स, विद द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स रिवर्स. लेकिन इसके जो ऑर्डर ऑफ वर्ड्स है उसे हम उल्टा कर देते हैं. अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जॉन एफ कैनेडीज वर्ड्स, ये इन्होंने कहा था, आस्क नॉट वॉट योर कंट्री कैन डू फॉर यू. ये मत पूछो कि तुम्हारा कंट्री, तुम्हारा जो देश है वो तुम्हारे लिए क्या कर सकता है. आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री. ये पूछो कि तुम क्या कर सकते हो अपनी कंट्री के लिए. नोटिस कीजिए कि पहले जो है वो था आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, है ना, और फिर कंट्री पहले आ गया. इसमें कंट्री बाद में था और फिर कंट्री बाद पहले आ गया कि आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री, है ना. तो ये बहुत इसमें जो है ये बहुत जो है वो है एंटी मेटाबोल. क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ वर्ड्स जो है वो रिवर्स हो गया. ठीक है, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री. देखिए मतलब में दोनों जो सेंस था वो रिवर्स हो गया ना, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स जो है वो रिवर्स हो गए. और लास्ट क्या है? लास्ट है हमारा आज का एंटीथीसिस. ठीक है ना, देखिए छोटा कर लेते हैं. सो लास्ट है हमारा एंटीथेसिस. क्या होता है ये? इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच दैट juxtaposes टू कॉन्ट्रास्टिंग और अपोजिंग आइडियाज. ठीक है ना, एंटीथेसिस क्या करता है? जक्सटापोज करता है दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को, अपोजिंग आइडियाज को, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को, यूजुअली विद इन पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स. ठीक है, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग का एक है. नील आर्मस्ट्रॉन्ग यूज्ड एंटीथेसिस व्हेन ही स्टेप्ड आउट onto the surface of the moon in 1969 and said, तो पहली मून लैंडिंग के टाइम ये कहते हैं, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, कि ये जो है बहुत ही छोटा स्टेप है किसी मनुष्य के लिए, मैन के लिए. वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड, लेकिन मानव जाति के लिए ये बहुत ही बड़ा लीप है. देखिए कहना क्या चाहते हैं वो चांद पे लैंड कर रहे हैं और ये पहली लैंडिंग है, तो जो मतलब पैर तो वो एक ही रख रहे हैं, जो जंप वो कर रहे हैं मून के ऊपर वो तो छोटा सा एक जंप है, लेकिन है ना वो जो स्टेप उन्होंने पाव रखा है ये तो छोटा सा है. हम दिन में कितनी बार ही अपने पैर रखते हैं ना, लेकिन हमारे मैनकाइंड के लिए कितनी बड़ी ऊंचाई है, क्योंकि हम लोगों ने मून के ऊपर लेकिन पहला कदम रखा है. सो ये वो कहना चाहते हैं. ये एक एग्जाम्पल है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस बिकॉज द टू हाफ्स of the sentence mirrored each other in grammatical structure, while together the two halves emphasizes
emphasize the incredible contrast between the individual experience and us as a community of taking an ordinary step and extraordinary progress that Armstrong's step symbolizes the human race. ठीक है ना? तो एक कदम जो आर्मस्ट्रॉन्ग का कदम है वो तो है छोटा सा कदम, लेकिन उसने जो हमारी तरफ से चांद के ऊपर पैर रखा है, ये जो बहुत बड़ा कदम है ह्यूमैनिटी के लिए, दैट इज़ अ बिग थिंग. ओके, लेट मी चेक कितने मिनट हुए हैं. 20 मिनट हो गए हैं. चलिए इतने पे रोक देते हैं. इसके बाद अफोरिज्म से स्टार्ट करेंगे. थैंक यू. ए पे हम आज का एक्चुअली रुकिए ए ख़त्म कर देते हैं ना, एटलीस्ट बी यहाँ पे होगा ना, सो ए एंड कर देते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं. हाँ, तो नेक्स्ट इज अफोरिज्म. अफोरिज्म क्या होता है? अफोरिज्म इज अ सेइंग that concisely expresses a moral principle or an observation about the world, है ना. जब किसी के ऐसा कोई कथन है, कोई कोट है, जिससे हमें नेचुरल वर्ल्ड, हमारा जो वर्ल्ड है, इसकी सच्चाई हमें देखने को मिलती है, इसकी एक ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलती है ना. presenting it as a general or universal truth. For example, रोलिंग स्टोन्स जो ग्रुप है सिंगिंग वाला, are responsible for penning one of the most catchy aphorisms of all time. You cannot always get what you want, है ना. देखिए सिंपल सा वर्ड है, you cannot always get what you want, की हमेशा आपको वो चीज़ नहीं मिलने वाला जो आप चाहते हैं. अब इसमें सच्चाई है ना. ये आप लाइफ को जीते लाइफ को एक्सपीरियंस करते ये आप नोटिस करते रहते हैं ना. सो aphorisms are often, though not always, witty or humorous, and they are used everywhere from philosophical text to great works of literature to pop songs and everyday conversation, है ना. सो इस वर्ड में एक सच्चाई है, वर्ल्ड का ट्रुथ है ना, वो हमें देखने को मिलता है जो ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं, तो इसे हम कहते हैं अफोरिज्म. नेक्स्ट इज अफोरिस्मस. ये क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच है दैट कॉल्स इनटू द क्वेश्चन अ वर्ड इज यूज, कि कैसे आपने एक पर्टिकुलर वर्ड का यूज़ किस प्रकार हुआ है, उस पर वो क्वेश्चन डालता है. अब अफोरिस्मस इज यूज्ड नॉट टू क्वेश्चन द मीनिंग ऑफ द वर्ड. ये नहीं बोल रहा कि इसका ये मतलब क्यों है, वो क्वेश्चन के मीनिंग को, उस वर्ड के मीनिंग को क्वेश्चन नहीं कर रहा, बट वेदर इट इज़ एक्चुअली अप्रोप्रिएट टू यूज़ दैट वर्ड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, है ना, कि उसको यूज़ करूँ कि नहीं. ये नहीं कि इसका मतलब ये नहीं है, ये कि इस वर्ड को हम यहाँ पे यूज़ करें कि नहीं करें. फॉर इंस्टेंस यहाँ पे शेक्सपियर के रिचर्ड सेकेंड जो इनका एक हिस्टोरिकल प्ले है, उसके अंदर किंग रिचर्ड कहते हैं, देखिए किंग रिचर्ड अपने आप को राजा नहीं समझते. सो वो कहते हैं, हाउ कैन यू से टू मी आई एम अ किंग. तुम मुझे कैसे कह सकते हो कि मैं एक किंग हूँ, है ना. एज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग दैट ऑल्दो ही इज़ टेक्निकली अ किंग, कि असली में तो किंग ही है, ही डज नॉट फील ही एक्चुअली पोजेसेस द क्वालिटीज़ ऑफ किंग, लेकिन उसे लगता नहीं है कि उसके अंदर किंगली क्वालिटीज़ हैं, कि उसे रियली किंग होना चाहिए. इवन दो वो किंग है, स्टिल उसे नहीं लगता कि वो एक किंग होना चाहिए, है ना. एंड देयरफॉर परहैप्स द वर्ड शुड नॉट अप्लाई टू हिम, है ना. इसीलिए वहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है, हाउ कैन यू से, तुम ये कैसे कह सकते हो, टू मी आई एम अ किंग, क्योंकि वो खुद बिलीव नहीं करता बट वो रियली में किंग है ना. छोड़िए. नेक्स्ट है मेरा फेवरेट, ये है अपोरिया. क्या होता है अपोरिया? अपोरिया इज अ रिटोरिकल डिवाइस इन विच अ स्पीकर एक्सप्रेसेस अनसर्टेनिटी और डाउट. दुनिया के सारे प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होते हैं, डाउट से, अपोरिया से. ऑफन प्रिटेंडेड अनसर्टेनिटी और डाउट अबाउट समथिंग, यूजुअली as a way of proving a point. An example of aporia is the famous Elizabeth Barrett Browning's poem that begins, "How do I love thee? Let me count the ways." और इसके बाद ब्राउनिंग ये दिखाना स्टार्ट करती है कि हाँ ऐसे मैं आपको ऐसे भी प्यार करती हूँ, ऐसे भी है ना. सो पोएम का स्टार्टिंग है एक रिटोरिकल क्वेश्चन से, हाउ डू आई लव दी, लेट मी काउंट द वेज. ब्राउनिंग प्रिटेंड्स दैट शी माइट नॉट रिमेंबर ऑल द वेज इज व्हाट गिव्स हर एन अपॉर्चुनिटी टू इन्यूमरेट देम, ना, कि वो बोल पाए कि हाँ इन तरीक़ों से मैं आपको प्यार करती हूँ. देखिए अपोरिया जो है वो बेसिकली होता है एक अनसर्टेनिटी या डाउट, है ना. इतने पे आप समझ जाइए, कोई भी डाउट कभी भी. तो नेक्स्ट इज अपोस्ट्रोफी. क्या होता है ये? अपोस्ट्रोफी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच स्पीकर डायरेक्टली एड्रेसेस समवन, लेकिन और समथिंग दैट इज नॉट प्रेजेंट और कैन नॉट रिस्पॉन्ड इन रियलिटी. समझिए कोई मर गया और आप ग्रेव के ऊपर चिल्ला रहे हैं, तो बोल मुझसे, है ना. वो नहीं बोल सकता, वो मर गया है, वो वहाँ पे नहीं है, है ना.
तो ये एक अपोस्ट्रोफी है। तो अपोस्ट्रोफी हर टाइम है जब आप किसी ऐसे पर्सन को एड्रेस कर रहे हो या ऐसी चीज़ को एड्रेस कर रहे हो जो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है और रिस्पॉन्ड आपको नहीं कर सकता है ना, और कैन नॉट रिस्पॉन्ड इन रियलिटी। Sorry. The entity being addressed can be absent, dead, or imaginary person, but it can also be an inanimate object like stars and ocean, an abstract idea like love or fate, or a being such as muse or god. तो कभी कभी हमने सही होता है, कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि हम बहुत ही लाइफ में बहुत ही टफ सिचुएशन से जा रहे होते हैं, सो हम गॉड को ही चीज़ें बोलना स्टार्ट कर देते हैं कुछ भी, तो वो भी एक एपोस्ट्रोफी का फॉर्म ही है, बिकॉज यू आर टॉकिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और यू आर ट्राइंग टू टॉक टू अ पर्टिकुलर पर्सन हु इज़ नॉट प्रेजेंट देयर, है ना, और एन एंटिटी। नेक्स्ट इज असोनेंस, जैसे बाद में कॉन्सोनेंस आएगा, ये है असोनेंस। असोनेंस क्या है? ये फिगर ऑफ स्पीच है। देखिए कॉन्सोनेंस कॉन्सोनेंट के लिए होता है, असोनेंस वावल के लिए वावल के लिए होता है। Assonance is a figure of speech in which the same vowel sound, सेम जो vowel sound है वो रिपीट होगा विद इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बीच में वो रिपीट होगा। एन एग्जाम्पल ऑफ असोनेंस इज हु गेव न्यूट अ न्यूज एंड स्कूटर द ब्लू टूना, इट वॉज टू सून। अब इसमें देखिए ढेर सारे वर्ड्स जो है, फॉर एग्जाम्पल ओ वर्ड, ओ एक वावल वर्ड है ना, और वो देखिए रिपीट कर रहा है हु, ओ, हाँ। न्यूट एक्चुअली न्यूट में नहीं है, स्कूटर, है ना, टूना सेम साउंड है ओ वाला, टू सून, है ना, तो ये हमें देखने को मिलता है। एसोनेंस में वावल साउंड जो है वो रिपीट होता है। और आज का हमारा लास्ट जो है वो है असिंडेटोन, ठीक है, समटाइम्स कॉल्ड असिंडेटिज्म, इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कौन कौन से होते हैं? देखिए 7 तरह के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, जैसे हम फैन बॉयज़ के नाम से जानते हैं। एफ से फॉर होता है, फैन, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एंड एस से सो। ये है आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है इन विच द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स such as and, or, and but that join other words or clauses into sentences into relationship of equal importance are omitted। तो बेसिकली देखिए जब आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करते हैं दो सेंटेंस में, तो यूजुअली होता ही है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आप यूज़ ही करते हैं तब जब दोनों सेंटेंस जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो या फिर इंडिपेंडेंट सिंपल सेंटेंस हो, है ना, सिंपल सेंटेंस हो या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, दोनों सेम ही चीज़ होते हैं, और फिर इनको जोड़ा जाता है, तो ये इक्वल इंपॉर्टेंस के दो सेंटेंसेस जुड़ जाते हैं। जब आप इसको हटा देते हैं तो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज, ये जो कंपाउंड सेंटेंस आपने बनाया था, कंपाउंड सेंटेंस मतलब दो सिंपल सेंटेंस बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जब आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हटा देते हो तो वापस से एक कंपाउंड जो सेंटेंस है वो डिवाइड हो गया और दो सिंपल सेंटेंस में बढ़ गया। So this process of making a simple sentence from a compound sentence by omitting the coordinating conjunction is called a syndeton। चलिए the use of a syndeton can speed up the rhythm of the phrase, make it more memorable or urgent, or offer other stylistic effects। For example, take the sentence, I expect my dog to chew my pillow, my cat to claw my furniture। Here the writer omits the and, है ना, क्योंकि पहले ये था I expect my dog to chew my pillow and my cat to claw my furniture, इसमें से and निकाल दिया है from between the omission transforms the sentence from one that merely states that the pets often do to one that implies exasperation as well as fatalistic sense that the pet's actions are inevitable and unchangeable। छोड़िए, आपको बस इतना याद रखना है कि the transformation of a compound sentence into two simple sentence by omitting the coordinating conjunction is a syndeton। ओके, सो बी और सी और एटसेट्रा एटसेट्रा ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। आज के लिए ये बहुत है। ए के जितने भी लिटरेरी टर्म्स ए से थे वो हमारे एक्सप्लेन हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहीं पे हम आज का सेशन जो है वो एंड करते हैं। एक्चुअली ऑलमोस्ट 30 मिनट्स होने वाले हैं। चलिए एंड करते हैं।